अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से आपको अपडेट करें कि नवाज शरीफ सरेंडर नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, इसकी तफसीलात जानते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल बताइएगा। देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को 10 सितंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब नवाज शरीफ की जानिब से इस हुक्मनामे पर नजरसानी के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनका इलाज होना अभी भी बाकी है और इस वक्त वो पाकिस्तान वापस आकर सरेंडर करने की पोजीशन में नहीं है। उनकी जानिब से यह कहा गया है कि जब वो बैरून मुल्क आए थे तो जो बयान हल्फी शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया था उसमें यह तय पाया था कि वफाकी हुकूमत अपने नुमाइंदे के जरिए पहले मालूम करेगी मेरी सेहत से मुतालिक अगर उनको कोई भी शक होगा तो, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाया, ना ही ऐसी कोई कोशिश सामने आई है। लिहाजा अभी मैं वापस नहीं आ सकता, ना ही मेरे डॉक्टरों की ऐसी कोई एडवाइस सामने आई है जिसमें यह कहा जाए कि मैं फिट हूँ और पाकिस्तान वापस जा सकता हूँ। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया नवाज शरीफ की जानिब से और ये कहा गया है कि जो सरेंडर करने का हुक्मनामा था उस पर नजरसानी की जाए और एवन फील्ड रेफरेंस और अल जज़ीरा रेफरेंस दोनों में जो अपीलें समाज के लिए मुकर्रर हैं उनमें नुमाइंदों के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए। मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लाई गई है नवाज शरीफ की, जिनमें कहा गया है कि वो अमराज काल्ब, हाइपरटेंशन समेत कई बीमारियों में मुब्तला हैं और उनका इलाज लंदन में शुरू जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद कोरोना के बायस इलाज उनकी चूंकि उम्र भी ज्यादा थी इसलिए अस्पताल में ठीक है। नवाज शरीफ की जानिब से इस्तदा की गई है एक अदालत से कि मेरे सरेंडर करने का हुक्म वापस लें। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सुहेल। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत 4 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तहारी करार दे दिया गया। पाक लेन और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेज में बड़े साहब, अदीब फरियाल, तालपुर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी गई है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स के 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस की समात। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत पेशी। तोशाखाना रेफरेंस में जाली कायदीन समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मतवाले कायद इश्तहारी करार। पार्क लेन, जिमनी और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस में फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी गई। तोशाखाना रेफरेंस की समात जज असगर अली ने की। मुल्जिमान साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद का सेहत जुर्म से इनकार। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने एतराज उठाया कि क्या वजीर आजम पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। जज ने रिमार्क्स दिए, हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाना होती है, आप फर्द जुर्म चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देते हुए दायमी वारंट जारी कर दिए। नायब से मियां साहब की जायदाद की तफसीलात तलब। 24 सितंबर को गवाहान पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि नवाज शरीफ अब इश्तेहारी हैं, जायदाद जब्तगी की कार्रवाई होगी, लिहाजा उनका केस अलग कर रहे हैं। पार्क लेन, जिमनी रेफरेंस और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत जज आजम खान ने की। आसिफ जरदारी ने दोनों रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तें दायर की तो अदालत ने फर्द जुर्म मौखर कर दी। दोनों दरख्वास्तों पर 17 सितंबर को दलाइल तलब। साबिक सदर को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। एहतसाब अदालत में पेशी पर सहाफ़ी ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि शहबाज शरीफ ने कहा था आपको सड़कों पर घसीटेंगे, क्या आपने उन्हें माफ कर दिया? जवाब में आसिफ अली जरदारी ने कहा सियासत में तो कभी कुछ भी हो सकता है। रज़ाई साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम घसीटेंगे आपको, वो आए थे आपके पास, आपने माफ कर दिया उन्हें? सियासत में तो कभी कभी कुछ भी कहा जाता है। और इसी पर तज्जिया हासिल करेंगे सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आसिफ अली जरदारी के जवाब से आपको क्या लगता है, उन्होंने शहबाज शरीफ को माफ़ कर दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये माफ़ी और ये माफ़ ना करना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सियासी मसलहतों के तहत होती है। जब कभी जी चाहता है तो तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ हो जाता है, और जब कभी मसलहत का तकाजा होता है, फंसे हुए होते हैं ख़ास तौर पे, तो उस वक्त ये इकट्ठे भी हो जाते हैं। और ये माजी में हमने देखा है कि बहुत बड़े मुखालफिन जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। मुझे याद है कि असर ख़ान जो कि बड़े मारूफ लीडर थे, उस वक्त बड़े पॉपुलर लीडर थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोहाला के पुल पे फांसी दूंगा, और बाद में वो उसी पीपल्स पार्टी के साथ मिल के ARD के प्लेटफॉर्म से जदोजहद जो है वो भी करते रहे हैं, MRD के प्लेटफॉर्म से।
तो बल्कि उनका बेनज़ीर भुट्टो के साथ PDF के नाम पे एक इत्तेहाद जो है वो भी बना था। तो ये मसलियतों की और ज़रूरतों की के सौदे होते हैं, ये होते रहते हैं। और यकीनी तौर पे अब इस वक्त जितनी उनकी कुर्बत है, जिस तरह से शहबाज शरीफ जो हैं वो कराची के दौरे में ख़ास तौर पे आसिफ जरदारी को मिलने गए, उससे पहले बिलावल भुट्टो जो हैं वो शहबाज शरीफ से मिलने आए, और जो इस वक्त उनकी क़राबतें हैं वो तो यही बताती हैं कि माफ़ किया या नहीं किया उसको छोड़ के इस वक्त वो मिल के काम करने के लिए तैयार हैं। और जब वो मिल के काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो माजी की तलखी है उसको उन्होंने वक्ती तौर पे साइड पे रख दिया है। ज़रूरत पड़ने पे फिर वो निकाल लेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन मफाहमत के कई अदवार हमने देखे, और फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने तलवारें भी सौंती हुई होती थी। चार्टर्ड ऑफ बिल्कुल खालिद अजीम साहब इस पर मजीद भी डिस्कस करेंगे। इस पर हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि आपको तो सड़कों पर घसीटेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि सियासत में तो कभी भी कुछ कहा जा सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सियासत में आप दीवारें खड़ी करके नहीं रह सकते। जिस तरह मीडिया का ख्याल है या आप जो सवाल रेज करते हैं कि माजी में आपने ये एक दूसरे को ये कहा था, ये ट्राइबल टेंडेंसी है कि आपने अगर किसी को तंग बातें कह दी तो उस वक्त भी नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन अगर कह दी तो उसके नतीजे में आप क्या बंदूकें लेके खड़े हो जाएंगे? क्या अपने रवैयों में इतनी तलखी पैदा कर लेंगे कि आप पाइंदा किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे? ये सारी दुनिया का डेमोक्रेटिक तजर्बा यही होता है कि इंसानी तौर पे इंसान बाज़ औक़ात किसी रिएक्शन में तल्ख बात कर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको हालात के मुताबिक अपने कॉपरेशन के अमल को भी आगे लेके चलना पड़ता है। इंसानी रवैये यही है। पीपल्स पार्टी में भी इस तरह बहुत जिम्मेदारी के। अच्छा सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक ट्राइबल तरीका होता है, डेमोक्रेटिक सोल्यूशन होता है, तो माजी में जो कुछ भी इमरान खान साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने, तो आप माफ कर देंगे, भूल जाएंगे फिर? देखिए, भूल जाएंगे अगर तो खान साहब अपने किए पे खुद शर्मिंदगी का इजहार करेंगे। आपके कहने पर तो नहीं भूलेंगे, लेकिन बंदे को अपने किए के ऊपर खुद उसको करेक्शन करनी पड़ती है अगर कोई इसका इजहार करता है। और ये याद रखिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने जब MRD बनाई थी ज़ियाउल हक से जान छुड़ाने के लिए, इस मुल्क से मार्शल लॉ या अमरियत खत्म करने के लिए, और इस मुल्क में मुसल्लत जो अंधेरे थे उनको खत्म करने के लिए, तो उन्होंने बाज़ उन जमातों का साथ भी दिया और उनको भी साथ लिया MRD में, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराने में और ज़िया को लाने में शामिल थी। तो ये हम क्या कहें कि जी वो क्यों किया? ये सियासत में नहीं होता। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, हिंदुस्तान में, बरतानिया में, जापान में, दुनिया सारे के जमहूरी तजर्बों में ऐसा होता है। आप ये सवाल रेज करते हुए अजीब सा सवाल रेज कर देते हैं कि देखिए जी माजी में ये कहा, इसका मतलब है माजी में एक बंदे ने कह दिया, अब आप बंदूक लेके खड़े रहे, अब आपने उससे बात। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा समा से गुफ्तगू कर रहे थे। और इसी पर मजीद तज्ज़िया हासिल करेंगे। अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, क्या उनकी जायदाद जब्त होगी? ये भी एक अहम सवाल है। साथ ही साथ हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से आज एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और अदालत से ये इस्तदा उनकी जानिब से की गई है कि मेरे सरेंडर करने का हुक्म वापस लिया जाए। जी देखें, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है वो ये है कि 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको तोशा खाना से एक मर्सिडीज़ गाड़ी, बहुत ही महंगी मर्सिडीज़ गाड़ी जो है वो दे दी थी इस्तेमाल करने के लिए। जबकि रूल्स ये हैं कि जो भी गिफ्ट में गाड़ियाँ मिलती हैं किसी को भी, वो उस शख्स को नहीं जाती और नहीं उसको बेची जा सकती हैं, बल्कि वो उस कैबिनेट डिवीज़न के पूल में रहती हैं। तो उन्होंने सिर्फ 15% कीमत अदा करके वो बहुत महंगी मर्सिडीज़ गाड़ी ले ली थी। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 2 BMWs और एक लेक्सस जीप बहुत महंगी वो हासिल कर ली थी। यूसुफ रज़ा गिलानी पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने रूल्स को रिलैक्स करके और आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ को ये गाड़ियाँ दी। तो इल्ज़ाम तो उनके ऊपर ये है। अब इस इल्ज़ाम के ऊपर वो चूँकि गैर हाजिर हैं, अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे दिया है। तो जब कोई शख्स मफरूर होता है तो उसकी जायदाद ज़ब्त कर ली जाती है। अब उनके पास कानूनी रास्ता ये है कि वो इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील के लिए चले जाएं, क्योंकि हमारे कानून में मुल्ज़िम के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है। आपके पास अगर अच्छा वकील हो, बहुत से ग्रेव एरियाज़ होते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, उनकी मदद से वो उस मुल्ज़िम को जितना भी बचा सकते हैं वो बचा लेते हैं और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आज हमने देखा कि जो
फ़र्द जुर्म थी आसिफ अली जरदारी पर उनके मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वो उस पर नहीं लगाई जा सकी। उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी फ़ारूक नाइक ने, और फ़ारूक नाइक जो हैं माजी में भी ऐसे ही करते रहे हैं, वो केस को लंबा लटकाने के बहुत माहिर हैं। तो अब नवाज़ शरीफ के पास यही रास्ता है कि वो हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील में चले जाएं, हो सकता है वहाँ से रिलीफ मिल जाए, वरना ये है कि जो बिल्कुल अदनान साहब अब देखना होगा जो आज दरख्वास्त दायर की है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से, उस मामले में आगे क्या पेशरफ्त होती है। बेहद शुक्रिया अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब, इस तमाम तर सूरत हाल पर आप अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सना का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन को दहशतगर्दी के मुकदमात में उलझाना चाहती है। हम कानूनी सतह पर इसका मुकाबला करेंगे। हुकूमत जो है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस गर्दी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नैब गर्दी कर रही है, और उस मकसद के लिए ऐसे ऑफिसर्स को जिनका माजी दागदार है, जो इन कार्रवाइयों में पहले से शोहरत रखते हैं, उनको जो है वो ला के जो है वो लगाया गया है, और इसके अलावा कोई इसकी रिट नहीं है। हम इस जो है ये पुलिस गर्दी को जो है वो पूरी तरह से जो है इसको फेस करेंगे, और इसके ख़िलाफ़ कानूनी जंग हमारी वकला की टीम जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो लड़ेगी। हुकूमत जो है ये अपोजिशन को दहशत गर्दी के मुकदमात में जो है वो उलझाना चाहती है। ये जो दहशत गर्दी की दफ़ा है, इसको हमारे वकला जो है वो तैयारी कर रहे हैं, हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी करना चाहते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। करते हैं मोहम्मद सानहे की, जहां मार्बल का पहाड़ गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। 14 जख्मी अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज हैं। मलबे से कई घंटे बाद एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं एजाज खालिद से। जी एजाज, अपडेट कीजिए, इस जख्मी के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो है एक हादसा पेश आया था, और ऐसा हादसा कि उसने दर्जनों लोगों को अपने साथ में वो लेके गया। यहाँ अगर आप पीछे देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तबाही हुई है, और इतना मलबा गिरा है पहाड़ से कि पूरा पहाड़ नीचे गिर पड़ा है। हमारी जब सरकारी एहलकारों से बात हुई तो उसका कहना था कि तकरीबन 10 से 12 अफराद अब भी इस मलबे तले जो है दबे हुए हैं। ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रक का ये हाल हुआ है, जो इतना बड़ा ट्रक है वो बिल्कुल उसकी जो हालत है वो बिगड़ चुकी है, बिल्कुल सिर्फ उसका मलबा बाकी है, बकाया वो ट्रक नज़र नहीं आ रहा कि यार ये कोई ट्रक था या कोई वो छोटी सी गाड़ी थी। आप इसके टायर देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर ये भी बताता चलूँ कि ये इतना बड़ा मलबा था, और जो नीचे पूरा गांव इससे मुतासिर हुआ है। घर अभी हुकूमत खाली कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मज़ीद जो मलबा है वो गिरे। जब 1122 और ज़िला इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी जो काम हमने करना था वो हम कर चुके, अब पाक फौज की जो मशीनरी है वो आएगी, और ये मलबा जो है पीछे दिखाई जो दे रहा है ये हटेगा। तो अब पता नहीं कि जब उनकी बड़ी मशीनरी आएगी तो फिर भी माहिरीन कहते हैं कि इस पर कम से कम 15 से 25 दिन लग सकते हैं। जी एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद में मार्बल का पहाड़ गिरने से अमवात की तादाद 22 हो गई है। इलाका मकीन और रेस्क्यू में मदद करने वाले अफराद कहते हैं मार्बल और दीगर कानें हुकूमत को पैसा कमा कर देती हैं, इनके मजदूरों का सोचा जाए। मलबे में अब भी 2 अफराद जिंदा होने की इतलात हैं। 2 मजदूरकार अभी भी ऐसे है जो जिंदा है, अपने प्यारों के साथ राबिते में है कि हमें निकाले यहाँ से, लेकिन इतने बड़े पत्थर है जब तक आर्मी के मशीनरी नहीं आते ये हटाना मुश्किल है। अभी इंशाअल्लाह जो 10 बंदे मिसिंग है उनके लिए यकीन आए थे कि हमारे 10 बंदे मिसिंग हैं, उनके लिए अभी आर्मी वाले और लोकल बंदे वो बड़ी मशीन के लिए वो मर्दान से ला रहे हैं। मौजूदा हाई मशीनरी की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मशीनरी आई है, लेकिन ये काफ़ी छोटी है, अभी इसका काम नहीं है। ये अभी जो है ना ये पीछे बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, ये इनकी बस की बात नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं कि मतलब हमारा जो सूबा है इसमें मतलब मिनरल मार्बल इससे मतलब इस मुल्क को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, मगर इसमें जो गरीब काम करता है उसकी चोली का भी फिक्र करना चाहिए कि मतलब है कि वो कल मरता है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा।
हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़रा भी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश नजर आ रहे हैं। गुलाम सरवर खान बुज़दार हुकूमत की मुखालफत में खुलकर सामने आ गए। वफाकी काबीना की गुज़िश्ता रोज़ की बैठक में क्या हुआ, समा ने पता लगा लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। देखें, गुज़िश्ता रोज जो कैबिनेट की मीटिंग थी, जब उसमें पंजाब के मामले पर बात आई तो सबसे पहले वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने IG पंजाब को तब्दील कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ गुलाम सरवर खान ने एक बार फिर खुलकर मुखालफत की है बुज़दार हुकूमत की, और उन्होंने कहा है कि पंजाब में कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। कई सूबाई वजीर और जो MPAs हैं वो भी अपनी हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। पंजाब में दिन ब दिन मामला जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। बतौर वफाकी वजीर आज कैबिनेट मीटिंग में पंजाब के जो मामलात हैं, खराब मामलात, उस पर मैं प्रोटेस्ट करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि पंजाब की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लें, और जबकि पंजाब के मामलात का जायजा लेने के लिए एक अलग इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी की, जिस पर वज़ीर आज़म खामोश हो गए। ताहम गुलाम सरवर खान ने कल बुज़दार हुकूमत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो काबीना की मीटिंग में रखे और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पंजाब में किसी किस्म की कोई गवर्नेंस नहीं है, ना किसी की कोई बात सुन रहा है। मामलात डे बाई डे जो है वो खराब होते जा रहे हैं। जी ठीक है, अब्बास शब्बीर अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची से खबर, जहां की MT खान रोड पर ट्रॉलर से पानी का टैंक गिर गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। इसी रोड पर ऑयल टैंकर ख़राब होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, ट्रैफिक जैम की इस वक्त क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है इस मौके पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नेटी जेटी पुल के करीब मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो कैमरामैन ने शाहिद बलोच आपको दिखाएं कि MT खान से रोड आने वाली सड़क है, जहाँ पर ये वाटर टैंकर का जो टैंक है वो गिरा हुआ है। इस टैंक के गिरने से यहाँ पे बताया जा रहा है जो मोटरसाइकिल सवार था वो इसमें जाँ बहक हुआ, जिसको रेस्क्यू की मदद से मुंतकिल कर दिया, जिसकी वजह से जो पीछे ट्रैफिक आ रही है वो मुतासिर हो रही है। उसके साथ ही अगर बात की जाए जो पीछे MT खान रोड से ही आने वाली ट्रैफिक पर एक ऑयल टैंकर है वो भी ख़राब हो गया है, और उसके साथ साथ जो बारिश का पानी जमा है जगह जगह, उसकी वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखाएं कि ये जो ऑयल टैंकर है ये नीचे की तरफ खड़ा है और उसकी वजह से पूरा एक ट्रैक एक हिस्सा जो है बंद हो चुका है। यहाँ पे जो ऑयल टैंकर के लोग हैं उनका ये कहना है कि सुबह 7 बजे ये ऑयल टैंकर ख़राब हुआ था, जिसके बाद से अब तक इसको हटाया नहीं गया, ना ही सही किया जा सका। जबकि जिसके बाद 8 बजे के बाद ये वाटर टैंकर की भी जो टैंक है वो गिरा था और उसको सिर्फ साइड पे कर दिया गया है, और जो पुलिस है उसने जो इसका बकिया बॉडी थी वो अपनी तहवील में ले लिया है। जी सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट करें, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में आटे का बहरान फिर से सर उठाने लगा है। महकमा खुराक ने सरकारी गंदम का कोटा चक्कियों के लिए बंद कर दिया है। बदले में चक्की मालकान ने भी आटे की कीमतें 27 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी हैं। मजीद बता रहे हैं उस्मान सिद्दीक। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आटे का बहरान फिर से सर उठाने लगा है। महकमा खुराक ने सरकारी गंदम का कोटा चक्कियों के लिए बंद कर दिया है, जिसके बायस अब चक्की मालकान ने आटे की कीमतें 27 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी हैं। फैसलाबाद में आटा 48 से बढ़ के 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। चक्की मालकान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आटे की कीमतें बढ़ा दी, क्या वजह बनी? सर, पहले हमें गवर्नमेंट गंदम देती थी 1475 रुपये के हिसाब से, अब उन्होंने हमारी गंदम बंद कर दी है। हम पहले 48 रुपये के हिसाब से आटा देते थे, अब मार्केट में गंदम की कीमत 2300 से 2400 रुपये तक है और हम 75 रुपये आटा बेचने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, चक्की एसोसिएशन का ये कहना है कि जैसे ओपन मार्केट से गंदम मिलेगी वैसे फ़रोख्त करेंगे, जबकि दूसरी तरफ महकमा खुराक के अफसरान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि चक्कियों को जो गंदम मुहैया की जाती थी उसका ऑनलाइन अंदराज नहीं था, जिसकी वजह से अफसरान की हदायत पे सरकारी कोटा चक्कियों के लिए बंद किया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। कराची के इलाके लियारी में मिर्जा आदम खान रोड के एक हिस्से पर 1.5 माह से गंदा पानी जमा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या कहना है यहाँ इलाके के लोगों का? अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ धोबी घाट का इलाका है मिर्जा आदम खान रोड, और ये कश्ती वाली मस्जिद आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। इस इलाके में बकरीद से लेकर अब तक गंदा पानी, कीचड़ और बदबू इलाके मकीनों की ज़िंदगी अजीरन किए हुए है। इलाके के लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वाटर बोर्ड को कंप्लेन करा कर थक चुके हैं, लेकिन सड़क के गड्ढे ठीक नहीं होते, ना ही गंदा पानी की निकासी का कोई अब तक इंतज़ाम किया गया है। कीचड़ की वजह से और इस ताफून की वजह से मस्जिद में नमाजियों का आना भी मुश्किल हो चुका है। मिर्ज़ा आदम खान रोड ये वाहिद रास्ता है जो लियारी एक्सप्रेस वे के साथ साथ
मारीपुर रोड तक जाता है और हज़ारों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि मोटरसाइकिल सवार हों या कार वाले हों या बसें हों, वो सब हिचकोले खाते हुए सड़क पर आते हैं। खुर्शीद आलम अपडेट्स के लिए शुक्रिया। सिंध की 60% ज़राअत सक्खर बैराज से आने वाले पानी से जरखेज़ हो रही है। अब तक दरियाए सिंध में कितने सैलाब आ चुके हैं, बताएंगे समा के नुमाइंदे साहिल जोगी। जी बिल्कुल, सक्खर बैराज की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। यहाँ पर एक ही वक्त 7 केनाल निकल रहे हैं। सक्खर बैराज का बुनियाद जो है अंग्रेज़ दौर में 1922 में डाला गया और 1932 में ये नहरी निज़ाम मुकम्मल तैयार हो गया। और इस वक्त जो है कितनी फ्लड्स यहाँ से गुजरी हैं और क्या पानी की गुंजाइश है आमद की और अखराज की। हमारे साथ सक्खर बैराज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद खोसो साहब मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जब से बैराज बना है तब से तो फ्लड आते रहे हैं, कभी किस साल में मीडियम आए, किस में लो आए, किस में हाई आए, मगर जो सुपर फ्लड है वो तकरीबन 12 गुजर चुके हैं। अभी गुद्दू बैराज से जो हाई फ्लड डिक्लेयर है उसमें वहाँ पे 5,48,000 है, डाउन स्ट्रीम जो 5,20,000 है। अब ये है कि हमारे पास ये पानी कल आएगा। आज हमारे पास मीडियम फ्लड है और कल देखेंगे कि हमारे पास सुपर फ्लड पे कितना पानी जा रहा है। जी आपने सुना कि यहाँ पर 12 सुपर फ्लड आ चुके हैं और इस वक्त जो है सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और इम्कान हाई फ्लड भी किया जा रहा है। साहिल जोगी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में फॉल आर्मी वॉर्म ने फसलों पर हमला कर दिया। मकई, गन्ना और चावल समेत 80 फसलें इस सुंडी के निशाने पर हैं। मजीद जान लेते हैं अब्दुल अहाद से। जी अब्दुल अहाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, टिड्डी दल के बाद एक और बड़ा खतरा फसलों को लाहक हो गया है। फॉल आर्मी वर्म जो कि एक कीड़ा है और सबसे ज़्यादा फसलों को टिड्डी दल के बाद नुकसान पहुंचाना शुरू हो चुका है। अगर हम फसलों की बात करें तो मकई, चावल, गन्ना, ये फसलें जो हैं, इसके अलावा 80 से ज़ायद फसलें जो हैं वो इसके निशाने पर हैं और फैसलाबाद के अंदर भी जो है वो इसकी निशानदेही हुई है। हमारे साथ यहाँ पर एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जदीद जो साइंसी टेक्निक्स होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अब ये शनाख्त इसकी की गई है कि ये वाकई फॉल आर्मी वर्म है। बिल्कुल, एक और ख़तरनाक कीड़ा जो है ये फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया है और इसके पेस्टिसाइड्स तैयार करने के लिए, इसकी दवाई तैयार करने के लिए जो है वो भी सिफारिशात भेजी जा रही हैं और जल्द अज जल्द जितनी जल्द हो सके इसकी दवाई तैयार होगी तो इस कीड़े के खात्मे का जो है वो कोई सबब बन सकेगा। ताहम अभी तक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से जो है सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और ये कीड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुँचाना शुरू हो चुका है। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।